हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर बायो क्लास। तो आज से हम अपना बायो का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आपका बोर्ड HBSC है या CBSE बोर्ड है, तो जो चैप्टर्स हैं हमारे वो कॉमन है। अगर हम बायो के चैप्टर्स की बात करें, देखो सबको पता है कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। हम लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं बायो के अंदर, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या दूसरे ऑर्गेनिजम्स हो। तो देखो, हमारा अगर 10th क्लास के बोर्ड की बात करें तो हमारे जो चैप्टर हैं, जैसे एक है लाइफ प्रोसेसेस, सेकेंड इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू organisms reproduce, heredity and evolution, our environment, and last one is the management of natural resources. तो हमारी जो 10th की बायो है उसमें ये सारे चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं। लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शनिंग चलती रहती है, जो भी काम हम कर रहे हैं, जो हमारे अंदर एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उन सब को कोई ना कोई सिस्टम ऐसा है जो कंट्रोल करता है। वो हमारा नर्वस कंट्रोल है या एंडोक्राइन कंट्रोल है, और वो सिस्टम इन सारे सिस्टम्स को लेकर एक कोऑर्डिनेशन मैनर में चलता है। फिर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है और कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट है। हेरिडिटी और इवोल्यूशन, यानी कि डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स जो हमारे पास हैं, वो प्रोसेस क्या है जिससे जो करेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास ट्रांसफर होते हैं। क्लियर? इवोल्यूशन की, कैसे लाइफ फॉर्म्स आई हैं, कैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है, कैसे धीरे धीरे लाइफ फॉर्म्स में चेंजेस आए हैं। फिर हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की, कि जो रिसोर्सेज हैं, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमें उनको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो देखो, अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो CBSE का करंट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस। इस सेशन के लिए ये चैप्टर हमारा सिलेबस में नहीं है। तो हम इस चैप्टर को भी करेंगे, क्योंकि देखो हम यहाँ आए हैं आज, तो इसलिए कि हम इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे कि हमारी नॉर्मल स्टडीज़ तो चलती रहेगी। जो CBSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो तो चलता रहेगा, साथ में हमें और भी प्रिपरेशंस करने, जैसे एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं हम 6 ईयर BSc एग्रीकल्चर का जो प्रोग्राम है, तो उन सब चीज़ों के लिए कि हम कॉम्पिटिटिव के लिए भी प्रिपेयर करें, और हम नॉर्मल जो हमारा CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम चलता है हम उसके लिए भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपना सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है, लाइफ प्रोसेसेस है। आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। देखो, इसमें हमें बात क्या करनी है कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, देखो, कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर वो नॉन लिविंग है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। देखो, जनरली हम बात करेंगे कि जैसे कैट रनिंग आफ्टर अ माइस, और वी कैन से दैट अ डॉग रनिंग आफ्टर कैट, कि कोई डॉग है वो कैट के पीछे भाग रहा है। अ काउ और बफेलो चूविंग द कड, काउ है, बफेलो है, वो कड चू कर रही है। ठीक है, या हम बात करें जैसे बच्चा है, कोई झूला झूल रहा है, चाइल्ड स्विंगिंग। तो इन सब एक्टिविटीज़ को देख के हम क्या बताएंगे कि ये सारे के सारे क्या हैं, लिविंग बींग्स हैं। यहाँ तो हमने देख ली। अब दूसरा आता है, देखो चलो, ये एक्टिविटीज़ तो हम तब कर रहे हैं जब हम जाग रहे हैं, लेकिन व्हाट हैपन्स इफ वी आर स्लीपिंग, अगर हम सो रहे हैं तो क्या है, तो हम कैसे बताएंगे कि ये ऑर्गेनिज्म की ये जिंदा है या ये मरा हुआ है। अब देखो, लिविंग बताने के लिए हम सिंपली, हमसे कोई कहे, देखो नॉर्मली हमने इन चीज़ों के बारे में चलो नहीं पता, हम बेसिकली बात करें, अगर हम भी किसी से भी पूछेंगे कि आप ये बताओ कि ये लिविंग है, वो नॉन लिविंग है, वो सो रहा है उस टाइम,
तो हम कहेंगे कि वो, देखो हम क्या देखेंगे कि वो सांस ले रहा है, हम यहाँ क्या देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, वो ब्रीथिंग कर रहा है। तो हम इस ब्रीथिंग को देख के उसकी एक्टिविटी मूवमेंट तो मिलेगी हमें ब्रीथिंग की, तो उसको देखकर हम ये बताएंगे कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है। ठीक है, अब देखो हम लिविंग ह्यूमन बींग्स का, एनिमल्स का तो बता देंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं। देखो एक प्लांट्स की बात करें, जैसे प्लांट्स में ऐसी कोई ब्रीथिंग मूवमेंट नहीं होती है, तो प्लांट के बारे में कैसे बताएंगे हम कि ये प्लांट्स जो है वो लिविंग है। एनिमल्स का तो बता दिया, अब हो सकता है कुछ एनिमल्स जो ऐसे भी हो जिनकी मूवमेंट जो है वो विजिबल नहीं है, ब्रीथिंग मूवमेंट, तो ऐसे केस में क्या करेंगे। अब देखो प्लांट्स के कंसेप्ट की बात करें अगर हम, देखो प्लांट्स मूव तो करते नहीं है, हम क्या कहेंगे कि प्लांट हमें लगा ग्रीन है, तो हम कहेंगे कि प्लांट ग्रीन है, इसका मतलब क्या है, प्लांट लिविंग है। लेकिन ग्रीन लीव्स देख ली हमने उसके, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी तो मिलेंगे हमें, देखते हैं हम अपने आसपास कि जिनका जो कलर है लीव्स का वो ग्रीन नहीं है, तो ऐसे केस में क्या कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि प्लांट की ग्रोथ जो हो रही है, प्लांट ग्रो करेगा, हमने सीड लगाया, सीडलिंग्स निकले, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हो रही है, रूट की, स्टेम की, तो ग्रोथ देख के बता देंगे हम कि हाँ ये प्लांट ग्रो कर रहा है तो ये लिविंग है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी मिलेंगे कि जिनकी मूवमेंट जो है, ग्रोथ मूवमेंट, वो विजिबल नहीं होगी, तो ऐसे में क्या करेंगे। अब देखो ग्रोथ रिलेटेड जो मूवमेंट्स होती हैं ना, वो भी दो टाइप की होती हैं, ग्रोथ रिलेटेड भी। देखो एक कुछ मूवमेंट तो ऐसी होंगी जो इनविजिबल मूवमेंट्स होती हैं, जो हम देख नहीं सकते, और कुछ मूवमेंट इजीली देख के बता सकते हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है प्लांट की कि वो उसकी रूट इलोंगेट कर रही है, स्टेम इलोंगेट कर रही है, उसकी ब्रांचेस निकल रही हैं। लेकिन कुछ मूवमेंट्स हमें जो विजिबल नहीं है। अब देखो हमारा बॉडी किससे बनी हुई है, हमें पता है कि हमारी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। सेल के अंदर भी काम चलता रहता है, सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। सेल के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, और वो मूवमेंट है जो मॉलिक्यूल्स की, वो विजिबल नहीं है, उसको तो हम देख ही नहीं सकते, लेकिन मूवमेंट तो है वो भी। ठीक है, या हम एक तरह से मूवमेंट को, सिर्फ एक मूवमेंट को हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते कि ये हम डिफाइन कर दे कि सिर्फ मूवमेंट के बेस पे कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि कुछ वायरसेस हैं, जैसे अब वायरसेस ना तो लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं ना नॉन लिविंग की शो करती हैं, वो तो बॉर्डर लाइन पे होती हैं कि वैसे तो बॉडी से बाहर होती है तो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही किसी की बॉडी में एंटर करती है तो वो लिविंग हो जाती है। तो इसके साथ साथ बहुत सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन होता है। अब रिप्रोडक्शन क्या है, सिर्फ लिविंग्स का ही होता है, नॉन लिविंग जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करता। अब रिप्रोडक्शन क्या है, हमें पता है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसी नई कॉपीज बनाता है। एक लिविंग बींग्स का एक और होता है कि हम देखो स्टिमुलस मिलती है जब हमें एनवायरनमेंट से, कि एनवायरनमेंट में जब कोई भी चेंज होता है तो हम उस चेंज पे रिस्पोंड करते हैं, या हम कहें हम रिस्पॉन्स देते हैं। कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ वो स्टिमुलस है, और उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो हमारा रिएक्शन रहेगा, उस रिएक्शन को हम हमारा क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स कहेंगे। वो रिएक्शन हमारा क्या है, वो रिएक्शन हमारा रिस्पॉन्स है। तो ये कई सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम लेकर चलते हैं जब हम बात करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। मूवमेंट हो गई, ग्रोथ हो गई, या हम बात करें रिप्रोडक्शन हो गई, या हम बात करें ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिज्म भी चलता रहता है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ जनरली इंट्रोडक्शन है। अब हम जो बात करेंगे वो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस जो है वो है क्या। देखो लाइफ प्रोसेसेस क्या है, द प्रोसेसेस which together do the job of maintenance. Are
called life processes. अब देखो लाइफ प्रोसेसेस क्या है, वो प्रोसेस जो एक साथ मिलकर क्या करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं, वो लाइफ प्रोसेसेस हैं. प्रोसेसेस विच टुगेदर डू द जॉब ऑफ मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस का काम करते हैं उनको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं. अब देखो कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस को हम स्टडी करेंगे. देखो सबसे पहला क्या होता है कि हमें कुछ भी काम करने के लिए, चाहे हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें चाहिए एनर्जी. इन सब एक्टिविटीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एनर्जी. वो एनर्जी आएगी कहाँ से, एनर्जी आएगी फूड से. एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी आएगी फूड से. अब वो फूड कहाँ से लेंगे, तो देखो फूड कहाँ से लेंगे हम. फूड, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं. लेकिन दोनों ही केसेस में देखो सबको फूड चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, फूड है. तो वो प्रोसेस जो हमारे इस फूड से रिलेटेड है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे न्यूट्रिशन. तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारी न्यूट्रिशन, कि हमें फूड चाहिए, उस फूड से एनर्जी हमें मिलेगी. अब वो फूड हम बाहर से ले रहे हैं या कुछ खुद बना रहे हैं, वो सब इसके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट वे है कि वो फूड कैसे लेंगे. डिटेल में बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में हम. तो यहाँ सिर्फ ये बात करनी है हमें कि जो फूड का प्रोसेस है हमारा, जिसमें हम फूड लेंगे और उसको यूज़ करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन. अब देखो फूड तो हमने ले लिया, लेकिन क्या उस फूड के लेने से ही एनर्जी मिल गई हमें. फूड तो हमने ले लिया, खाना खा लिया हमने, प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर कर लिया, क्या सिर्फ इतने से ही काम चल जाएगा. एनर्जी मिलेगी कैसे, जब जो हमने फूड लिया उस फूड का जब ब्रेक डाउन होगा, जब उस फूड का ब्रेक डाउन होगा तो क्या रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज होगी. और ये एनर्जी हमें हमारी एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए. एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, जो हमने जो फूड लिया, जो न्यूट्रिशन लिया, उस न्यूट्रिशन का ब्रेक डाउन हुआ. वो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा या ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा. तो फूड का ब्रेक डाउन हुआ, जिससे क्या रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई, और इस एनर्जी को हम अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे. अब देखो एनर्जी मिल गई, फूड मिला. अब देखो तीसरी चीज़ क्या आती है, तीसरी चीज़ ये आती है कि हमने फूड ले लिया, ठीक है, फूड हमने माउथ से लिया और हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ने हमारे उस फूड को डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है. अब एनर्जी के लिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा. अब देखो बात क्या है कि फूड किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गई, लेकिन अब उसकी रिक्वायरमेंट हमारे हर एक पार्ट को है, हर एक सेल को है. इस फूड की, इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारे हर एक पार्ट को है. तो इसका मतलब कि कोई ऐसा सिस्टम भी हो जो उन सब चीज़ों को क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, जो कि क्या है, ट्रांसपोर्टेशन. क्या है कि जो फूड हमने लिया, जो एनर्जी आई, जो ऑक्सीजन आई, वो हर एक सेल तक कैसे पहुंचेगी, तो इसका मतलब एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जो इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सके, वो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है. अब देखो क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे सिंगल सेल्ड, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है. अब देखो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो इनके अंदर तो क्या होता है, कोई पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सिंगल सेल है, इनका सेल डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में है, इनका सेल डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में है, तो सिंपल डिफ्यूज़न से इनका काम चल जाता है. सिंपल डिफ्यूज़न होता है बॉडी सरफेस के थ्रू, उससे इनका काम चल जाएगा. लेकिन व्हाट अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या उनके अंदर डिफ्यूज़न सफिशिएंट है. क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफ्यूज़न सफिशिएंट है. कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है ये
कि वाई डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कि डिफ्यूजन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में इनसफिशिएंट क्यों है, वो क्यों है। अब देखो मल्टी यानी कि मैनी, मल्टी यानी कि मैनी, सेलुलर यानी कि सेल्स। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। अब देखो पहला रीजन तो ये है कि डिफ्यूजन इनसफिशिएंट है कि इनका सरफेस एरिया बड़ा है। पहला रीजन क्या है कि डिफ्यूजन इनके केस में इनसफिशिएंट इसलिए है क्योंकि इनका सरफेस एरिया बड़ा है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि इनके जो सेल्स हैं वो सारे सेल्स डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। अब देखो यूनिसेलुलर का सिंगल सेल डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है तो डिफ्यूजन से काम चल गया, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स हैं, जैसे हम हैं, ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं, देखो आउटसाइड के सेल तो ठीक है लेकिन इंटरनल सेल्स जो है हमारे वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। तो दो रीजन बताएंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन इनसफिशिएंट है। पहला ये कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव लार्ज सरफेस एरिया, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का सरफेस एरिया ज़्यादा है, और दूसरा ये कि ऑल द सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट, कि सारे सेल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो ये रीज़न है कि मल्टी सेलुलर में डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट है। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फूड लिया, एनर्जी मिली, ट्रांसपोर्ट भी हो गया। अब आगे क्या, अब देखो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर रिएक्शंस चलती रहती हैं। ठीक है, ये नॉर्मल, ये इन दोनों प्रोसेस की ही बात करें, जैसे न्यूट्रिशन है, फूड का ब्रेकडाउन हुआ, न्यूट्रिशन में हमने क्या लिया, फूड लिया, डाइजेस्ट हुआ। रेस्पिरेशन में क्या हुआ, फूड का ब्रेकडाउन हुआ। अब ये क्या है, ये एक्टिविटीज़ है जो हमारे अंदर चल रही हैं। अब ये कहता है कि इन एक्टिविटीज़ के दौरान, इन रिएक्शंस के टाइम, आवर बॉडी ऑल्सो जनरेट सम काइंड ऑफ वेस्ट, और वी कैन से कि कुछ इन रिएक्शंस में कुछ बाई प्रोडक्ट भी निकलता है। जब ये नॉर्मल रिएक्शंस चलती हैं तो कुछ बाई प्रोडक्ट भी जनरेट होता है, और उस बाई प्रोडक्ट को हमें बॉडी से बाहर निकालना है। हमें क्या करना है, उस बाई प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना है, और वो प्रोसेस जिसमें हम अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करेंगे वो एक्सक्रीशन है। इसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन का काम करेंगे। क्लियर। तो जब भी हमसे कोई पूछे कि कौन कौन सा लाइफ प्रोसेस है तो वो चार हैं, न्यूट्रिशन, फूड लेना, रेस्पिरेशन, उस फूड से हमें एनर्जी मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन जो इन सब चीज़ों को मूव करवाएगा, और एक्सक्रीशन क्योंकि जब ये काम होंगे तो कुछ वेस्ट भी जनरेट होगा, कुछ बाई प्रोडक्ट बनेगा, और वो बाई प्रोडक्ट बाहर नहीं निकाला गया तो सेल की नॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ इंटरफेयर करेगा तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, और उसको बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन का है। क्लियर। तो अब वन बाय वन हम इन सभी के बारे में बात करेंगे डिटेल में कि न्यूट्रिशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, डिटेल में बात करेंगे। ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था इन सब टर्म्स से। अब हमें जनरली पता चल गया है कि ये कौन सी टर्म किससे रिलेटेड है। अब हम वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे वो हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन का। सबसे पहला जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो न्यूट्रिशन का स्टार्ट करेंगे। देखो न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। क्या है न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ intake of food and its utilization in the body is known as nutrition.
है न्यूट्रिशन? वो प्रोसेस जिसमें हम फूड लेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए हमें लेंगे क्या? न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए, न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो दो टाइप का पढ़ा हुआ हमने। अगर हम न्यूट्रिशन की क्लासिफिकेशन देखें तो न्यूट्रिशन कितने टाइप का है? देखो न्यूट्रिशन दो टाइप है। पहला जो है दैट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और दूसरी जो टाइप है वो है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। यानी कि वो प्रोसेस जिससे हम फूड ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो दो टाइप का है। एक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब देखो ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ। अब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे, वो ऑटोट्रोफिक हैं। और हेट्रो मीन्स अदर, जो दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं, वो हेट्रोट्रोफिक है। और इस हेट्रोट्रोफिक में फिर तीन टाइप की बात करते हैं हम। कौन कौन सी? एक है होलोजोइक न्यूट्रिशन, एक हम बात करते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और थर्ड वन इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या है कि जो न्यूट्रिशन है उसकी दो टाइप्स हैं, ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक में फिर हम टाइप्स पढ़ते हैं होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दीज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन वन बाय वन। अब हम एक एक करके इनकी बात करेंगे कि ऑटोट्रोफिक क्या है, हेट्रोट्रोफिक क्या है, ये होलोजोइक, सैप्रोफिटिक क्या है ये न्यूट्रिशन के मोड। तो सबसे पहले जिसकी बात करेंगे वो है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। देखो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms prepare their own food। वो प्रोसेस न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिजम्स खुद का फूड खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, और इनके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो ऑटोट्रोफिक है। क्या है? जो ऑर्गेनिजम्स फूड खुद प्रिपेयर करेंगे वो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनका, जिसमें ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो ऑटोट्रोफिक हैं, वो सब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक है। अगर हम ऑर्गेनिजम्स पूछ लिया जाए तो ऑर्गेनिजम्स हैविंग दिस मोड, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रोप्स। अगर पूछा जाए द ऑर्गेनिजम्स विच आर हैविंग दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है, उन ऑर्गेनिजम्स के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑटोट्रोप्स। क्लियर? Second is the heterotrophic nutrition. Second one is the heterotrophic nutrition. देखो हेट्रो यानी कि अदर्स, हेट्रो यानी कि अदर्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स
वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड प्रिपेयर नहीं करेगा बल्कि वो दूसरों पे डिपेंड करेगा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms do not prepare their food but depends on other organisms for food। अब देखो, जो फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते दूसरों पे डिपेंड करते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोफिक है। अब हम कह सकते हैं कि हम तो खाना खुद ही बनाते हैं, लेकिन क्या प्लांट्स की तरह हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस CO2 वाटर लाइट इनको यूज करके बॉडी में प्रिपेयर कर सकते हैं? नहीं, हमें तो बाहर से लेना पड़ता है, उसको हम पका कर खाते हैं, वो अलग बात है। तो हेटेरोट्रोफिक में प्रिपेयर नहीं करेंगे ऑर्गेनिज्म बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं। और इसमें हमने 3 टाइप पढ़ी थी, कौन कौन सी? एक थी हमारी होलोजोइक, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। अब देखो होलोजोइक, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है। हम क्या करते हैं? सॉलिड फूड लेते हैं, इंजेस्ट करेंगे फूड को और उसके बाद उसका जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो हमारी बॉडी में होता है। The mode of nutrition in which organisms take solid food and digest it in body। अब बाहर से हमने फूड लिया लेकिन उसका डाइजेशन क्या हुआ? हमारी बॉडी के अंदर। अब ह्यूमन बींग्स हैं, ऐसा ही होता है, हम कोई डाइजेस्ट किया हुआ फूड लेते नहीं हैं, हम उस फूड को बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं या और ऑर्गेनिज्म जैसे काऊ है, बफेलो है, इन सब के अंदर क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, यानी कि फूड लिया लेकिन डाइजेशन कहाँ हुआ? बॉडी के अंदर, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन। और अब नेक्स्ट आता है इसी में हेटेरोट्रोफिक की ही टाइप है, सैप्रोफिटिक। अब देखो सबने पढ़ा हुआ होगा, सबको पता भी है, सैप्रोफिटिक यानी कि फूड कहाँ से लेंगे? डेड एंड डिकेइंग मैटर। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms feed on dead and decaying matter। अब जो डेड और डिकेइंग मैटर से फूड लेंगे वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है। एग्जाम्पल जैसे फंगस है। अब देखो क्या होता है कि ये हमारी तरह फूड लेकर फिर डाइजेस्ट नहीं करते, बल्कि जैसे ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ये क्या करेगी? जैसे फंगस है, इस पे अपना डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगी। डाइजेशन जो होता है इनका वो बॉडी से बाहर है, डाइजेशन इन केस ऑफ फंगस इज आउटसाइड द बॉडी। ये क्या करेंगे? डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेंगे। अब इस जूस के अंदर क्या है? एंजाइम्स हैं। अब वो एंजाइम्स इस कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस में। किस में कन्वर्ट करेगा? सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस में। एंड देन दे एब्जॉर्ब दीज सब्सटेंसेस थ्रू देयर बॉडी सरफेस। क्या करेंगे? देखो बाहरी डाइजेशन हुआ, जूस रिलीज किया जिसके अंदर एंजाइम्स हैं, एंजाइम ने उस फूड को, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में रिलीज कर दिया, सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया, जिसको ये बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो सैप्रोफिटिक है। लास्ट टाइप बचती है हमारी पैरासिटिक।
पैरासिटिक में भी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms derive their food from body of other living beings. ये फूड लेंगे दूसरे लिविंग बींग्स की बॉडी से, अदर लिविंग्स या हम कहें अदर लिविंग बींग्स। देखो पैरासिटिक जो फूड लेगा वो पैरासाइट है, जिससे लेगा वो होस्ट है। जो फूड लेगा वो पैरासाइट है और वो जिससे फूड लेता है वो होस्ट है। अब देखो, ना तो हमारी तरह ये फूड लेके अंदर डाइजेस्ट करेंगे, ना ही फंगस की तरह ये बाहर डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेंगे, बल्कि ये तो डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जो दूसरे ने डाइजेस्ट कर दिया उसी चीज़ को ये ले लेंगे, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक है। और इसमें हम बात करें तो जैसे कि कस्कूटा, सबने सुना हुआ है, कस्कूटा एक बेल होती है जो प्लांट्स पे मिलती है। अब ये फूड प्रिपेयर नहीं करती, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन ये उस प्लांट से बना बनाया फूड एब्जॉर्ब करती है। कस्कूटा, लाइस, टिक्स, जैसे प्लाज्मोडियम, ये सब क्या हैं? ये पैरासाइट्स हैं जो दूसरे की बॉडी से फूड लेते हैं। डाइजेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स को लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आगे की क्लासेस में आगे करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।